हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के इन कैमरा सेशन तो कभी कभी होते हैं, मगर हमारा ऑन कैमरा सेशन जो है वो 5 दिन चलता है और 5वें दिन आप भी उसमें शामिल होते हैं। आपकी तजावीज़ की रोशनी में हम कोशिश करते हैं कि अपने तय जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अब्बास सोमरो साहब सक्खर से। जी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। सर मैं अपना थोड़ा तारुफ कराता चलूँ। सर मेरा नाम हसन अब्बास है और मैं सक्खर से हूँ। मैं सक्खर में एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैं एक लेक्चरर भी हूँ। और उसके अलावा सर HEC की तरफ से आई थी ओवरसीज स्कॉलरशिप जी। तो मैं पूरे पाकिस्तान में से उसमें शॉर्टलिस्टेड होके और फ्रांस के लिए मैंने उसके लिए क्वालिफाई किया, जिसका क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से मैंने ऑनलाइन कोर्स किया। मेरा कोर्स वर्क उसमें कंप्लीट हो चुका है। अब सर ये हुआ कि 2021 में नाउ आई नीड टू गो, तो मेरी एम्बेसी में बात हुई। तो मेरी जब बात हुई एम्बेसी में कि मैं वैक्सीन लगवाने के हवाले से, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि हम लोग मॉडर्ना, J&J, फाइजर और एस्ट्राजेनेका एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग साइनोवैक, साइनोफार्म और कैनसाइनो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। तो सर उस हवाले से था कि मैं अपने एंड पे बहुत से लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की। थैंक्स टू द एडवेंट ऑफ डिजिटल मीडिया, जो लोग शायद पहले अप्रोच में नहीं थे, वो इजीली मैं ट्विटर पे उनको अप्रोच कर रहा था। तो सर मैंने कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ा, बी इट प्रोविंशियल मिनिस्टर, कोई MPA, कोई MNA, पीपल्स पार्टी का नहीं छोड़ा। देन आई केम टू रूलिंग पार्टी। उसमें मैंने हर एक मिनिस्टर को, हर एक बंदे को, एक एक इन्फ्लुएंशियल बंदे को टेक्स्ट किया, ट्वीट किया। मैंने लिटरली बेग किया उन्हें कि सर हेल्प मी, आई एम स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी। मैं एक टीचर हूँ खुद, और उसके अलावा यह है कि मैं एक स्कॉलर हूँ। मेरी PhD ऑन स्टेक इस वजह से है कि फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना या J&J वैक्सीन के अलावा अदरवाइज आई विल बी हैविंग डिफिकल्टीज इन माय वीजा। उसके अलावा सर जो उनकी पॉलिसी है वो ये है कि अगर जब मैं कैनसाइनो, साइनोवैक या साइनोफॉर्म लगवाता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा, विच इज कॉस्टिंग अराउंड 2000 यूरोज। तो सर फॉर मी बीइंग अ स्कॉलर 2000 यूरोज इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4 लाख पाकिस्तानी। जी, काफी बहुत पैसे हैं। तो सर मैं यकीन माने हर एक बंदे को अप्रोच करके देख लिया, बहुत ज्यादा परेशान था उस पे सर। जो अच्छा हसन साहब, चेरी ऑन द टॉप थी। जी हाँ, चलिए आप बात अपनी का मुकम्मल करें जी। सर चेरी ऑन द टॉप ये थी कि NCOC का फैसला आया, सिंध के CM का फैसला ये आया कि आप सैलरी रोक दें जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। अच्छा चले, वो तो अपनी जगह। आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई या आपने साइनोफैक लगा दी है क्या? नहीं सर, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इसकी वजह ये कि अक्सर लोग जो परेशान है वो इस वजह से भी परेशान है कि उन्होंने 1 डोज लगवा लिया, अब एम्बेसी उन्हें कह रही है। राइट, ये भी एक मसला है। अब ये आप बदकिस्मती से उस ग्रे एरिया में फंस गए हैं जिसके बारे में शायद अभी हमारी हुकूमत की भी पॉलिसी नहीं बनी। क्योंकि मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले फैसल सुल्तान साहब से भी यही बात हुई थी। हमने इसी तरह के, मतलब एग्जैक्ट ये केस नहीं, लेकिन इस तरह के केसेस रेज किए थे। अच्छा, हर दिन इस तरह के और अब केसेस आ रहे हैं क्योंकि दुनिया खुल रही है, लोगों ने स्टडीज़ के लिए ट्रैवल करना है, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुबशर, मेरा ख्याल है अभी आज ही हम पढ़ रहे थे कि कहीं US से मॉडर्ना वैक्सीन आई है, मॉडर्ना वैक्सीन आई है। तो हमें उम्मीद है कि हसन साहब जैसे जो लोग हैं जिनको शदीद ज़रूरत है इनकी जाने की, और 2000 पाउंड यूरो देना यार कोई आसान काम नहीं है, और बिल्कुल ख़ास तौर पर एक स्कॉलर के लिए। तो इनके लिए अब मेरा ख्याल है कि NCOC को बाकायदा एक सेशन करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ बिग प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ पीपल इन इस्लामाबाद, अभी आपने देखा F9 पार्क के अंदर खासा रश पड़ गया था, और वहाँ पे भी प्रॉब्लम यही हो रही है कि वैक्सीन कम है और जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो खासे हैं। तो हम आपके बिहाफ पे हसन ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या अब तक पेशरफ्त हुई है। मे बी वी कैन इन्फॉर्म यू थ्रू ट्विटर, जैसे आप वो कह रहे हैं, मगर जाहिर है ये मसला हुकूमत को प्रायोरिटी पे देखना है, क्योंकि अभी कोई 1-2 लोगों का मसला नहीं है, अभी हजारों लोगों का मसला बनता जा रहा है। नेक्स्ट फेज का मसला ये है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, अच्छा ये तो एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि WHO एक वैक्सीन को मान रहा है, आप नहीं उसको मान रहे। तो ये तो अब प्योर पॉलिटिक्स है, और ये अब आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। सही बात, इट्स काफ़ी रिडिकुलस सिचुएशन है। एनीवे
बेस्ट ऑफ लक हसन साहब, इंशाल्लाह इस पर कोई क्लैरिटी हम ले आएंगे आपके लिए। राहिल अशर हैं कराची से। जी राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, एक बात करूंगा, ये एनसीओसी के हवाले से आपको याद होगा, एनसीओसी ने जब ये सारी शादी हॉल और इंडोर डाइनिंग खोली तो उन्होंने कहा जी ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं ये लोग जो है ये आपकी वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे। कल इत्तेफाक से मुझे एक रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ रात को, तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये कार्ड चेक नहीं कर रहे? तो उनका जवाब था जी इतने अरसे बाद खुला है, हमें इतना नुकसान हुआ है, अगर हम कार्ड चेक करने लग जाए तो 50% लोग ना कार्ड लाए होंगे ना कुछ हुआ होगा, यहाँ पे मसला हो जाएगा, तो हम किसी के कार्ड चेक नहीं करे। इसी तरह एक दो लोग शादियों में गए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किसी ने आपको जो आप गए हैं हम किसी मार्की में या हॉल में तो रोका? उन्होंने कहा जी कोई नहीं पूछ रहा है। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हम नहीं पूछते, इतने अरसे बाद तो खुला है। तो ये फिर इस किस्म के कानून क्यों बनाते हैं जिसको ये इम्प्लीमेंट नहीं करते? मेरे ख्याल में ये जो है रेस्टोरेंट को ये हिदायत दी गई है कि अगर वो चाहें तो वो ये कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर मैंडेटरी होता भी, आपको पता है कि हर एक चीज़ पर 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। पहले भी जब वैक्सीन नहीं हो रही थी, जो जब लोग बाजारों में घूम रहे थे वो क्या एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार आपके पास कोविड है या नहीं है? इतना तो होगा यार। क्या हो सकता है? अब्दुल्ला खान हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। मैंने सर ये कहना था कि आजकल हमारे जो टीवी पे एड्स आते हैं वो इतने बेबुनियाद होते हैं। अब आप खुद देखें, अब एक एड है उसमें बिजली नहीं होती तो वो बंदा भाई एनर्जी ड्रिंक पीता है तो एकदम से वो बिजली का खंभा बन जाता है। उसके बाद दूसरे में देखो तो बिस्किट खाते हैं, एकदम से वो शादी का मंजर हो जाता है। कोई आइसक्रीम पे प्रपोज कर रहे हैं। यानी इतने बेमायनी एड्स बनाने की क्या जरूरत है? ये तो यानी इन कंपनीज को कहना चाहिए अगर आप अपने ये जो फजूल में इतना पैसा इस पे जाया कर रहे हैं, इससे बेहतर आप अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करें, आपको ज्यादा फायदा होगा बजाय कि इसके कि आप इतने फजूल बेमायनी एड्स बना रहे हैं। बिल्कुल। आपका देखिए सबसे पहली बात ये बिजली वाले ऐड पे तो मुझे भी एतराज़ है और मेरे ख्याल में देखना भी चाहिए कि यार आप देखें आपकी लाइट गई हुई है। एक तो एनर्जी ड्रिंक वैसे ही सेहत के लिए सही नहीं होता, तो ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। दूसरा, आप उस एनर्जी ड्रिंक के थ्रू दिखा रहे हैं कि एक बंदा एनर्जी ड्रिंक पी करके हाथ मारता है और बिजली जो है सब जगह चली जाती है। मतलब यार सीरियसली तो कोई इसको नहीं ले रहा है यार। सीरियसली नहीं, लेकिन यार ये तो लोग जो बच्चे हैं वो तो एनर्जी ड्रिंक का देखो वो पावर, वो जाहिर है ये तो सबको पता है कि बिजली उस तरह नहीं जाएगी, लेकिन द मैसेज दैट यू आर गिविंग इज़ कि एनर्जी ड्रिंक पी लें तो आप जो है ना पॉपाई बन जाएंगे, जैसे वो स्पिनिच खा के बन जाता था। तो इट्स दैट वे। और क्रिएटिविटी का बहुत फुकदान है। इस बात पर मैं एग्री करता हूँ कि क्रिएटिविटी का फुकदान है। वैसे आजकल के बच्चे भी मतलब मेरा ख्याल है कि इतने बेवकूफ़ नहीं है यार। हाँ, लेकिन भी पता है। अच्छा ये लेकिन ये ऐड बनाने वाले और चलाने वाले वो तो है, लेकिन ये देखो ये आर्ग्यूमेंट आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक के ऊपर भी लगा सकते हैं, राइट? उनकी भी एक ज़माने में टारगेटिंग बड़ी होती थी टुवर्ड्स यंग पीपल। एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, कभी नहीं आपको पीने चाहिए। बहुत और बच्चों से तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए। क्या ज़रूरत क्या है यार ऐसी चीज़ों की? लेकिन अब अगेन यार देखिए, अब बात अभी सही है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट में भी बात कर लिया करें, लेकिन जब प्रोडक्ट में कुछ है नहीं तो फिर आप ज़ाहिर है यही करेंगे ना कि यार वो इसको कहते हैं एस्पिरेशनल एडवर्टाइजिंग। एक होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग ना, कि यार इसमें ये है, इससे आपकी बालों की खुश्की चली जाएगी, और एक ये है कि ये आप लगाएंगे तो बस फिर आपके मतलब जैसे टूथपेस्ट के ऐड में जो डॉक्टर आ जाते हैं फौरन के, जनाब मैं आपको ये टूथपेस्ट रेकमेंड करता हूँ। हालांकि डेंटल सर्जन का काम उसको भी पता है कि वो जो टूथपेस्ट बहुत चीज़ें देखी वो बहुत 99.9% बैक्टीरिया को, ये जो 0.1% बैक्टीरिया है ना, सारा मसला ही उनका है। एनीवे, सैयद तारिक हबीब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों हज़रात को सलाम। आपसे बार बार मतलब ये कि इस प्रोग्राम के फसादत से हमेशा ये कहा जाता है कि कभी आप अपने रिपोर्टर को साइट एरिया जरा भेज दीजिए। सर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है और जिसकी तबाही जो हो रही है, मतलब हमारे यहाँ अभी तक सड़कें, कटर, दुनिया का सबसे वर्स्ट तरीन अगर एरिया देखने जाएंगे इंडस्ट्रियल स्टेट में तो ये साइट एरिया क्या है। और आजकल तो और ज्यादा तबाह हो गया, बारिशें फिर एक्सपेक्टेड हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, हम सब इसी में तबाही में डूबे थे, फैक्ट्रियों के अंदर, रोड के अंदर, आने जाने के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के तार गिरने पे। और अब मजीद ये हो गया कि वो कंस्ट्रक्शन के नाम पर वो जो पैसा मिला है या नहीं मिला है मालूम नहीं। एसोसिएशन के दफ्तर के सामने जरा हाल देखें, तो ये एसोसिएशन जो हर साल इलेक्ट होती है
थ्रू इलेक्शन क्या काम करवाते हैं या कोई इन पे मॉनिटरिंग होती है? साइट लिमिटेड एक और इदारा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में, उसका एक MD सेक्रेटरी और दुनिया भर के इंजीनियर मौजूद होते हैं, कोई देखने वाले ही नहीं है। मतलब हम तो अब तो गैस से भी गए। जी जी, यानी आज का दिन तो जो था, आज गैस की लोड शेडिंग जी, वो तो अपनी जगह है, कुछ भी नहीं है। तारिक भाई ये बात आपकी ठीक है, और मैं आपको अगर अच्छा 4 सालों से ये हाल है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि जिसने साइट एरिया जहां कराची की बेशतर फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ हैं, उस सड़क का हाल देख लें तो मेरे ख्याल में चांद की ज़मीन पर इतने गड्ढे नहीं होंगे जितने साइट एरिया के सड़कों पर। गड्ढों में कहीं कहीं रोड नजर आ जाता है। हाँ नहीं, और वो गड्ढे भी इतने खौफनाक हैं कि वो आप एक दफ़ा गाड़ी गुजारेंगे तो उसकी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और वो उसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका वो जो है गाड़ी का कोई चीज़ टूटे ना। नीचे वैसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि भी तारिक साहब यही बात कर रहे थे इसी हफ्ते ना, मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी और वो उसका आना जाना काफ़ी रहता है, वो गालियां दे रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? उसने कहा यार मेरी जीप की एक्सल टूट गई है, इतने गहरे खड्डे हैं वहाँ पे। ये हाल है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। इंडस्ट्रियल और सिंध गवर्नमेंट से भी बिल्कुल तवज्जो इस तरह दिलवानी चाहिए। आजकल वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब ये सड़क बन गई, ये पार्क बन गया, लेकिन जहाँ ज़रूरत है भाई तो उधर भी थोड़ा ध्यान दे दें। नहीं, और यहाँ पे तो बिल्कुल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद ज़रूरत है। डेफिनेटली समथिंग हैज टू बी। फौजिया नईम साहिबा हैं इस्लामाबाद से। जी फौजिया साहिबा, रावलपिंडी से, सॉरी जी फौजिया साहिबा। कुछ दिनों से जो मीडिया में एक बातचीत चल रही थी वो मदरसे के वाक़े पे, तो इस पे जो आप लोगों ने आवाज़ उठाई और मीडिया में बहुत सारे चैनल्स ने भी आवाज़ उठाई, तो जब तक हम बुराई के खिलाफ इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे, माशरे में एक वो बनता रहेगा कि हाँ जी ये चीज़ बुरी है और लोगों में भी अवेयरनेस आएगी। लेकिन और इस हिस्से में मैं मीडिया की इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन साथ ही मुझे एक चीज़ मीडिया से एक कंप्लेंट भी है कि इस पे भी थोड़ा सा चेक होना चाहिए। लाइक आपकी देखते हैं आप लोग भी माशाल्लाह घरों में रहते हैं और फैमिली वाले हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे हम अपने घरों में ऐसी जगहों पे रहते हैं कि जहाँ पे ऐसी गुफ्तगू हम आज़ादाना नहीं कर सकती या कोई चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एड्स चलते हैं वो प्योरली मुझे क्या कहना चाहिए कि वो ख़वातीन से मुतल्लिक होती हैं। अब बहुत सारी बच्चियाँ बच्चे हम अपने माँ बाप भाई बहन के साथ बैठे होते हैं और वो इतना नामुनासिब लगता है कि उसको आप देख ही नहीं सकते। तो समटाइम्स तो मेरे ख्याल में बहुत सारे घरों में तो शायद उसको बंद भी करते होंगे, शायद वो देखते भी नहीं होंगे। लेकिन देखिए अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से प्रमोट करते हैं तो इससे पहले भी तो ज़माना तो ज़ाहिर दुनिया तो चल रही है और ख़वातीन और बंदे ये सब कुछ इस प्रोसेस तो चल रही है। तो नहीं है कि अगर हम उसको एड्स में डाल दें तो उसको हम प्रमोट करें या उससे कुछ ज़्यादा हमारी कमाई हो जाएगी। मसला ये है कि क्योंकि जाहिर है कि आप भी ओपनली नहीं आपको हमें बता रही कि किस एग्जैक्ट एड में सैनिटरी पैड्स। तो देखिए अब इसमें बिल्कुल दो राय हैं। पहले तो आपने जो मदरसे वाली बात की या कल्चर वाली बात की बिल्कुल सही है, लेकिन इवेंचुअली तो आपको देखिए पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल हो रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इसको ऐसे छुपाने की कोई ज़रूरत है जब तक हम इसको एक रूटीन जैसे हमें और भी दुकान में तो ऐसे देते हैं कि जैसे मनशियात आपको दी जा रही है, यार ये लो 1 किलो कोकेन, किसी को बताना नहीं, ये लो ब्राउन पेपर। तो इसमें बिल्कुल हमारे कल्चर के अंदर ज़ाहिर है कोई चीज़ें हों, लेकिन जो वालिदैन जिनके हाथ में अगर रिमोट है वो इस चीज़ को म्यूट कर सकते हैं। अगर उनके पास छोटे बच्चे बैठे हुए हैं तो इस चीज़ को देखना होगा। पर्सनल चॉइस है, आप ना देखें। नासिर अहमद हैं इस्लामाबाद से। जी नासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आज नेशनल सेविंग्स के बहबूद फंड के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नेशनल सेंटर का ये जो बहबूद फंड है ये डेफिनेटली आवाम की बहबूद और फलाह के लिए इसका रेट आम बाकी फंड से ज्यादा होता है। जी। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज हैं। एक 60 साल के आम लोग, जो कोई भी 60 साल से ऊपर हो जाए वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। फिर रिटायर्ड मुलाजमीन है और तीसरे शुहदा हैं। मैं इसमें रिटायर्ड मुलाजमीन के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। ये रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन को रिटायर्ड मुलाजमीन मानते हैं। अच्छा। जो गैर सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ देम उनके पास तो पेंशन होती ही नहीं। वो जिनमें से मैं भी एक हूँ।
हम लोग अपनी जो पेंशन जनरेट करते हैं, जाहिर है 60 साल के बाद मुलाजमत खत्म हो जाती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो फिर हमें अपनी कोई ना कोई इनकम तो जनरेट करनी पड़ती है। और सारी उम्र जो हमने काम किया, अब हम वो नहीं कर सकते। अगर हम किसी और बिजनेस में पैसे लगाएंगे तो अच्छा, नासिर साहब सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, एक सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था। देखिए, जैसे आपने कहा कि एक तो सीनियर सिटीजन्स, राइट, जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर 60 साल के ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा रिटायर्ड मुलाजमीन और बकौल आपके और नेशनल सेविंग का जो है, दैट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से भी रिटायर्ड हुए हैं तो आपकी उम्र 60 से तो ऊपर होगी, करेक्ट? सही है जी। तो आप वो उस कैटेगरी में तो आप आ सकते हैं या क्या? ये ठीक है, ठीक है। सॉरी, मैं एक बात एक्सप्लेन करनी भूल गया कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है वो 60 साल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन वाली कैटेगरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है सीनियर सिटीजन की कैटेगरी से? दोनों की बराबर है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप किसी भी एक जी। वो तो बहबूद की जनरल अक्रॉस द बोर्ड है ना। बहबूद में आप 50 लाख की जो पहली जो कैटेगरी है उसमें आप 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो सरकारी मुलाजिम है, रिटायर हुआ है सरकारी मुलाजमत से, तो एक दूसरी कैटेगरी में मजीद 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मसला हुआ ना कि आप, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर के रिटायरी हैं, आप उस कैटेगरी को अवेल नहीं कर सकते। ये मसला है। नहीं, होना तो इक्वल चाहिए। बिल्कुल सबके लिए एक ही होना। रिटायरमेंट है यार, अब हर बंदे के पास सरकारी नौकरी तो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लोगों के साथ तो प्रॉब्लम वैसे ही होती है कि उनको लेबर लॉस के ऊपर जो है अमल नहीं होता। पेंशन जो है बहुत कम होती है प्राइवेट सेक्टर्स में। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो उस हद तक कर देती हैं, वरना सब की सब जो है इसको नहीं देती। तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल शुक्रिया इस तरफ तवज्जो दिलाने का। आयज़ा खान है हमारे साथ कराची से। जी आयज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा मसला ये है कि मैं एक लोकल गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है। ओके। और ये कि मेरा 1992 का अपॉइंटमेंट है। और मेरा अब 7 ग्रेड ही चल रहा है, जबकि मुझे 29 साल सर्विस हो गए। अब 10-12 साल के अंदर अंदर मेरा रिटायरमेंट है। आप बताएं, गवर्नमेंट में 7 ग्रेड है ही नहीं, लेकिन इन्होंने हमें 7 ग्रेड में रखा हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रही हूँ। अच्छा। अब वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। आप यकीन करें, हमें बजट के पैसे जो बढ़ते हैं 15%, 10%, हमें वो भी नहीं दिए जाते। पिछले 15% हमारे अभी 4-5 महीने हुए इन्होंने देना शुरू किए, लगा दिए हैं। और 10% की तो बात ही नहीं है। अभी जो बजट आया उसकी बात नहीं है। ना टाइम स्केल दिया जाता है, ना प्रमोशन किया जाता है। लकीर का फकीर बनाया हुआ है हमें इन्होंने। और मेहरबानी करके ये हमारा मसला आप हल करवाएं। टीचर्स आपको दुआएं देंगी। कितनी टीचर्स मर गई, रिटायर हो गई, लेकिन इनके सर पे जूं तक रेंगती नहीं है। तो आयज़ा बहन, आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो किसी और तरीक़ेकार के मुताबिक होती है? नहीं, मैं तो बिल्कुल बाकायदा हमारे टेस्ट वगैरह हुए थे। 92 का अपॉइंटमेंट है हमारा। तो अब हाँ, आप ये सोचिए ना, 29 साल हो गए मुझे सर्विस को, और मैं अभी 7 में पड़ी हूँ, जबकि मेरा 16 ड्यू है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस तरफ तो आप इसमें क्या सूबाई हुकूमत कर सकती है या लोकल गवर्नमेंट कर सकती है? कौन है मजाज इदारा? हुकूमत के अंडर में ही लोकल गवर्नमेंट के इदारे आते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमें सिर्फ हुकूमत पैसा नहीं देती, सिर्फ हुकूमत वाले कहते हैं हम पैसा देते हैं। आप बताएं, हम तो पीस रहे हैं ना बीच में, आप पिस रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। और आपका हम चेक कर लेंगे इस चीज़ को जी। और कम से कम अगर वज़ीर तालीम सईद गनी से भी पूछ लें क्या हो सकता है। तो फ़िलहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। मोहम्मद यासिर हैं स्टॉकहोम स्वीडन से। जी यासिर। जी मुबशिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्सपर्ट पाकिस्तानी स्पेशली जो फ्लाइट्स के हवाले से प्रॉब्लम है सर। मेरी तीसरी बार फ्लाइट कैंसिल हुई है जी। मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूँ, जो इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे खुद जो है ना रिवील हुआ है। बताएं। कि हमारी जो NCOC है वो 15 डेज के अकॉर्डिंगली पाबंदी लगाती है। तो ये जो हम फ्लाइट्स बुक कराते हैं, हम तो 4 महीने 6 महीने की बुक करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो जब 15 डेज रहते होते हैं तो कतर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन और इनकी हमें जो है ना ईमेल्स आ रही होती हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है।
तो वो 4 महीने की जो है ना उन्होंने हमारी जो कलेक्शन थी उस पे भी कुछ ना कुछ कमा लिया होगा। बिल्कुल। अब उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि 14 डेज पहले अगर वो कैंसिल करें हमारी फ्लाइट तो यूरोपियन रूल के अकॉर्डिंगली उनको हमें जो है वो फाइन पे करना पड़ता है जी। तो ये बजाय इसके कि 15 डेज पहले जो है ना एनसीओसी का वेट करें, ये 1-2 दिन उससे पहले ही डिसीजन कर लेते हैं। आई डोंट नो कि इनको कहां से जो है ना ये सर ये जो मसला है ना, ये जाहिर है कि सिर्फ आपका मसला नहीं है। इनफैक्ट मैं आपके लिए लुकअप कर रहा था, अभी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसने भी एक बड़े सख्त 2-3 स्टेटमेंट्स और पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए हैं कि ये जो बिलखसूस कतर, एमिरेट्स और तुर्किश एयरलाइंस जो हैंड कर रहे हैं, और ये हैंड ही मैं कह सकता हूँ हमारे साथ, ये इंतहाई अनएथिकल है और ये अगेंस्ट द रूल्स ऑफ बिजनेस भी है। तो ये भी कहा है कि पेनलाइज करेंगे। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने 3 बार टिकट कराया, मेरा तीनों बार कैंसिल हो गया कि वो 20% वो कह रहे हैं। कौन सी एयरलाइन से कराया आपने? मैंने 2 बार कतर से, 1 बार एमिरेट्स से। ये हर एक बंदे के साथ हो रहा है सर। ये बिल्कुल ये मेरे सामने आ गई है। CAA ने बाकायदा एक वार्निंग दी है फॉरेन एयरलाइंस को कि जी हम आप पर अब जुर्माना लगाएंगे, आपने पूरा रिफंड करना है, और ना सिर्फ ये आपने डैमेजेस भी देने हैं जो जैसे आप जैसे जो हमारे भाई हैं उनके ऊपर जो मतलब गुजरती है। बिल्कुल बात सही है। देखें यार, अगर आपने यूरोप जाना है, आपने अमेरिका जाना है, आपने कनाडा जाना है, ये ऐसा नहीं है कि यार 2 दिन पहले मैंने लाहौर की टिकट कटवा ली, ठीक है, या वहाँ जाके या मतलब वहाँ जाएंगे हम काउंटर से ले लेंगे। आपको बकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये इन लोगों ने पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी है ये बकायदा 2 नंबरी हो रही है हमारे साथ यहाँ पर, एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। सही बात। अनीस अहमद साहब हैं कराची से। जी अनीस भाई। हेलो जी अनीस साहब। अनीस साहब, अगर आपका टीवी ऑन है तो प्लीज बराए मेहरबानी बंद कर दें, बात नहीं हो सकेगी इस तरह। हाँ ठीक है, बंद कर दिया। अच्छा बताएं। जी अनीस साहब। हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, मुझे बात करना था पुलिस रिफॉर्म के बारे में। जी। पुलिस हमारी क्या कर रही है? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले जो है IO, AIO, SIO, ये सब इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं जी, ये मुजरिम के तरफ से अगर इनको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं तो उनकी हिमायत में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर मुद्दई के तरफ से मिलती है तो उनके तरफ से ये करते हैं। ये मेरिट पे कोई काम नहीं करते। ओके, तो कोई आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे? आपके साथ तो बहुत सारे हैं, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, किस केस में? ये है एक केस है 377B। अच्छा, इसके केस में IO जो है ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, हम मुद्दई हैं। अच्छा अनीस साहब, अगर आप 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकें, हमें यहाँ पर एक वक्फा लेना है। हेडलाइंस के बाद हम आपकी मुकम्मल बात सुन लेंगे। ठीक है। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले अनीस साहब से बात कर रहे थे। जी अनीस साहब, आप बता रहे थे कि सेक्शन 377B ये तो अननेचुरल ऑफेंसेस की तहत में आता है ना, ये क्या? जी 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 फरमाइए। तो क्या केस हुआ था? केस हुआ था मेरे बच्चे के साथ जाती हुई। अच्छा, और आपके बच्चे की उम्र क्या है? 9 साल। और किसने की थी ज्यादती? है मोहल्ले का ही। मोहल्ले का कोई। ओके। अच्छा, तो आप ये एक अंदाजन आप हमें बता सकते हैं, आपने जो कंप्लेंट फाइल की थी, FIR फाइल की थी, वो कब की थी आपने? मतलब 28 मार्च इस साल 2021। 28 मार्च। और पुलिस के रवैये से आप यकीनन मुतमईन नहीं है? थोड़ा सा थोड़ा सा बता सकते हैं, मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? कहना ये है कि ये हमने सुना है, हमारे वकील ने बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस केस में मेडिकल फौरी तौर पे कराया जाए जी, लेकिन हमारा IO जो है इसको डिले करते हुए 4था दिन ले गया मेडिकल के लिए। ओके। तो फिर वहाँ पे जो है MLO जो साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम 4 दिन के बाद आ रहे हो, इसमें क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा,
सारी निशानात तो मिट गई। बिल्कुल, ये MLO का कहना है, मेरे सामने उसने कहा IO को। नहीं, वो सही कह रहा है। इसको कुछ समझ नहीं आया। ये जो है ना, बस ये मेरा ख्याल है कि इसने मुजरिमों के लोगों से इसने बहुत पैसे पकड़ लिए हैं इस केस को खराब करने के लिए, उनके हक में मोड़ने के लिए। तो अब ये है कि उसके बाद फिर 164 का एक बयान होता है। जी बिल्कुल, ये इसको एक हफ्ते में ये बयान करवा लेना चाहिए था, लेकिन आज हो गया तकरीबन, आज जुलाई है ना, 3 महीने 4 दिन 5 दिन गुजर गए। मैजिस्ट्रेट का बयान है। हाँ, लेकिन इसने आज तक 164 का बयान भी नहीं करवाया। इसको अदालत से 3 से 4 सोकाल नोटिस आ चुके हैं 164 के लिए, लेकिन ये अब तक 164 नहीं कराया। तो ये थाना कौन सा है अनीस भाई? इकबाल मार्केट, थाना इकबाल मार्केट, औरंगी टाउन, कराची वेस्ट। ये फिर ऊपर जाना होगा इन्हें। हाँ। अच्छा अनीस भाई, अब जाहिर है कि देखें ना, आप भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उसने पैसे खाए हैं, हम भी नहीं कह सकते क्योंकि जाहिर है हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन ये जो 2 बातें आप जिक्र कर रहे हैं, अच्छा IO को अच्छी तरह से पता है, जो MLO बता रहे हैं कि 4 दिन बाद कोई इस तरह का सबूत नहीं बचना, मेडिकल एग्जामिनेशन हैज़ टू बी ऑलमोस्ट इमीडिएट। तो ये तो जाहिर है कि ये केस खराब करने की बात है। दूसरी बात है कि 164 का जो बयान है मैजिस्ट्रियल वाला, अगर 3 महीने हो गए और उसने नहीं रिकॉर्ड किया बाकायदा शो कॉज नोटिस के बाद, तो फिर तो बॉस नहीं, फिर तो गेम है, बिल्कुल फिर गेम है। तो आप ये दरख्वास्त दे सकते हैं आला पुलिस अफसरान को, अगर आप चाहें, सिंध पुलिस को। हम भी कोशिश करेंगे कि किसी को कहें इस बारे में, बिल्कुल किसी के साथ जो है ऑलरेडी आपके साथ ज्यादती हुई है और पुलिस को बिल्कुल ताउन करना अगर आप नंबर अपना छोड़ दें तो, और कुछ नहीं तो मतलब वादा नहीं हम कर सकते, लेकिन कम से कम हम शायद क्राइम रिपोर्टर को पूछ सकते हैं कि इसको कम से कम फॉलो अप तो करें, कि पता तो करें कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। उबैदुल्लाह खान हैं कोयटा से। जी उबैद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बड़ी मेहरबानी जनाब। जी सर। तो अभी जो सर वही अफसोस की बात है, हमारे पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के सूबाई सदर साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ को शहीद किया गया। 17 तारीख को घर में उसको मारा गया, फिर 21 तारीख को कराची में शहीद हुए। तो ऐसा है कि ये आवाज जो लोग दबा पसंद होगी। देखिए उबैदुल्लाह साहब, आई एम सॉरी आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन हमारे पास कहाँ सबूत है कि उनको बाकायदा मारा गया है? और दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया है और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूट भी हो गया है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है, फैमिली से भी मिले हैं वो, और उन्होंने कहा है फैमिली जो कहेगी हम करेंगे और तहकीकात होंगी। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा तहकीकात हो जाएं ताकि फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। हमारे पास हैं फुरकान गोपलानी साहब हैं कराची से। जी फुरकान भाई। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में ये मेरी दूसरी बार आपसे बात हो रही है। जी सर। सर इस बार जनरल टॉपिक ये उठाया है कि जो आपका कराची इलेक्ट्रिक जो टैरिफ जो मुकर्रर करता है या गवर्नमेंट जो भी मुकर्रर करती है। जी। अब सर एक छोटा सा सवाल है, और वो छोटा भी नहीं है, वो आवाम के लिए बड़ा भी है। होता ये है कि 300 यूनिट जो आप यूज करता है एक बंदा, उसके टैरिफ कुछ और होते हैं। उसके बाद जब वो 600 और 800 पे क्रॉस कर जाता है तो वो टैरिफ बढ़ जाते हैं। फिर वो टैरिफ जो है मतलब ये है कि आपका यूनिट 1000 जब क्रॉस कर जाता है तो वो ऑल ओवर पूरा जो बिल जो है वो उस हिसाब से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने सर पूछना ये था कि वो जो पहले के जो 300 यूनिट आते हैं वो शायद नॉर्मल बिजली होती होगी, 600 से 800 यूनिट आते हैं वो शायद विटामिन वाली बिजली होती होगी, और उसके बाद 1000 यूनिट से जो ऊपर आते हैं वो जिस तरह हमें आजकल टीके लग रहे हैं बूस्टर टाइप की, तो वो बिजली होती होगी कि हमें एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। और उसके बाद स्पिरिचुअल बिजली है सर। या फुरकान साहब पता है मेरी लास्ट टाइम आपकी मेरी बात हुई थी नेस्ला टावर के बारे में। अब ये मैंने एक ये टॉपिक उठाया कि वो बिजली क्या मतलब कोई बैटमैन टाइप की बिजली होती है, स्पाइडरमैन वाली बिजली होती है। बॉस कसम से आज मेरा बिल आया, मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा यार मतलब क्या सीन है यार, क्या करें इसका। और बात आपकी सही है, मतलब क्या करें यार, काश मेरे पास कोई जवाब होता आपके लिए, लेकिन अब हंस ही सकते हैं, या तो हम हंसेंगे या तो हम रोएंगे, करंट तो वैसे ही लगना है। सही बात है। मुस्तनसिर रियाज हैं लाहौर से। जी मुस्तनसिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक छोटा सा इशू था हमारे सोसाइटी के अंदर,
जो मैंने कहा आपके तरफ से आगे पहुंचा दिया जाए। कौन सी सोसाइटी है? मतलब एक वैसे पाकिस्तान के अंदर एक जगह। अच्छा सॉरी, हाउसिंग सोसाइटी का सोच रहे हो जी? सॉरी जी मुस्तंसर साहब जी। हर साल हमारे मतलब के तालीमी इदारों से तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन करके आगे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आते हैं अपने कोई जॉब ढूंढने के लिए जी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट कोई एक ऐड निकालती है तो उसमें से मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स जो पहले ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स हैं गवर्नमेंट में किसी सेक्टर में जैसे 12 स्केल पे हैं या 13 या किसी भी स्केल पे हैं, तो वही अगेन फिर उधर उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो मेरिट रेशो है वो भी इंक्रीज हो जाती है और जो ऑलरेडी नॉन एम्प्लॉयड हैं उनको वहां पर पहुंचने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें मतलब कि आगे जब इंटरव्यूज वगैरह में या इस तरह से, तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सेटअप को या इस तरह से उन चीज़ों को समझ चुके होते हैं, तो उनकी सिलेक्शन फिर इजीली हो जाती है। अब जब अगर हम पीछे जिस डिपार्टमेंट से वो छोड़कर आए होते हैं तो वो वहाँ पर उस सीट को फिल करने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से अब वो 2-3 साल के अंदर मजीद मतलब कि जो खैप है, जो एक वो बैच है, वो भी निकल जाता है। तो इस तरह से मतलब कि वो एक काफ़ी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं वो फिर आगे फर्दर मतलब शफल होते रहते हैं। तो इस तरह से एक जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो गैप है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के दरमियान वो क्रिएट हो जाता है। तो काइंडली अगर इस बारे में कोई थोड़ा सा मतलब कि हो सके कि जो मतलब कि एक कोई रेस्ट्रिक्शंस लग जाए कि जैसे लेट्स सपोज कि कोई आईटी डिपार्टमेंट में है तो वो एक जस्ट उस 1-2 डिपार्टमेंट में ही कहीं अप्लाई कर सके, या इस तरह से कोई लग जाए कि रेस्ट्रिक्शंस के वो अगर कहीं मूव भी होना चाहता है तो उसको कोई एक स्पेसिफिक इदारे के साथ या कोई एक स्पेसिफिक मतलब के डोमेन के अंदर ही रहकर वो अप्लाई कर ठीक है। आपकी बात मुस्तंसर भाई बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए एक राइट तो है एम्प्लॉय करने का, वो आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉयड से ज़्यादा कोविड ने जो बदला है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं लोग। उन्होंने अपने तौर पर कुछ इनिशिएटिव्स लेके अपने छोटी चीज़ें बनानी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है कि अब ज़ाहिर है कि इसका कोई एनालिसिस नहीं किया, लेकिन ये बात कर रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स। अब फ्रेश ग्रेजुएट्स को जिस तरह की नौकरियां मिलेंगी, अगर कोई किसी बंदे ने 10-12 साल एक जॉब में गुजारे हैं, बेशक वो गवर्नमेंट का कोई जॉब हो, वो फ्रेश ग्रेजुएट की नौकरी पर तो कम ही अप्लाई करेगा। नहीं आ सकता ना। वो ये कह रहे हैं कि एक लेट्स से कि एक जॉब आई है 16वें ग्रेड की और उसमें आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, मैं फ्रेश हूँ, मैंने अप्लाई किया है, आपने जो है आप 3-4 साल से वहाँ हो, आपका ग्रेड कम है। अच्छा, ओके। तो आपने वो अप्लाई कर दिया कि शायद आपको जो है वहाँ चांस मिल जाए, विद इन भी मिल जाए कि आपके क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको फ़र्क करने की तो ज़रूरत है। आपका एनालिसिस बजा है इसमें, लेकिन वो जो राइट है टू अप्लाई वो मेरे ख्याल में वो सबका ही होता है। तो वो देखना होता है और वो जाहिर है उसको एक एडवांटेज ज़रूर मिल जाता है उस शख्स को जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ट्रिकी सिचुएशन है, बट दैट्स हाउ इट गोज़। यप, वक्फा लेते। वेलकम बैक जी। हम अगले कॉलर हैं असलम खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जनाब, मैं यूटिलिटी स्टोर का मतलब बताना चाहता हूँ। इमरान खान ने बोला कि मजीद हम लोगों को देंगे, तो इसके लिए ईमानदार लोगों की जरूरत है और ईमानदार आदमी। हमने वो क्या नाम है, जब तबलीगी इज्तिमा होता था उसमें 30 लाख लोग होते थे, हर जिले का एक कैंटीन होता था, तो वो लोग कम पैसे पे देते थे, कम पैसे पे देते। तो इसलिए ऐसे ये तारक जमील से उसको बोलो रब्ता कायम करे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा।
ठीक है, राब्ता तो उनका है, उनके साथ आई होप कि वो देखेंगे। हफीज़ुर रहमान है इस्लामाबाद से। जी हफीज़ साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि पहले पीएमडीसी होता था, अब जो उसको तब्दील करके पीएमसी बना दिया है। तो मेरी बेटी है, मैंने उसकी आज एमडी कैट के लिए फीस जमा करवाई है, वो 6030 रुपए फीस है। सही है। अब वो एक पेपर होना है, ठीक है, और तकरीबन लाखों के करीब उसके स्टूडेंट हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा फीस उसकी क्यों रखी गई है? उसकी पेपर बनना है, उसकी कंडक्शन होनी है, ये तो चंद 100 रुपए इसकी फीस होनी चाहिए। 6000 रुपये तो किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। और उस जमाने में जब कोरोना से वैसे लोगों की मुआशी तौर पर कमर टूटी हुई है, इतनी ज्यादा क्यों फीस रखी गई है? इसमें कौन सा ऐसा खर्चा आता है? जी, वो पेपर भी कंप्यूटर पर मार्क होता है। जी, इस बात पे हफीज़ भाई काफ़ी लोगों ने इस बात पे सवाल उठाया कि यकायक 1200 रुपये फ़ीस थी जो उन्होंने 6030 रुपये कर दी है। इस पर पहले भी बात की थी, हम लोगों ने भी बात की थी। देखिए बिल्कुल ज़्यादती है, ताहम थोड़ा सा अगर मेरे ख्याल में अगर बढ़ाते भी तो इतना ज़रूर, क्योंकि कोविड के बायस उन्हें SOPs वगैरह वो करना चाहिए। हाँ नहीं, 3 यहाँ तो 5 गुना है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे देंगे इतनी फ़ीस। तो बिल्कुल नज़रसानी करनी चाहिए। वी एग्री विद यू ऑन दिस। रेहान शमीम है कराची से। जी रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। सर मुझे आपकी मेरा पॉइंट है, उस पर आपकी जरा रोशनी दरकार है, उसको एनलाइटन कीजिएगा। मैं भी कि हम पिछले 3-4 साल से, जब से हमारे PM साहब आए हैं, इमरान खान साहब, हमने बहुत सुना है मदीने की रियासत। मुझे सिर्फ एक चीज इमरान साहब से आप पूछ के बता दें, क्योंकि हम लोगों की रीच में तो वो है नहीं, आप लोगों से शायद बातचीत कर लें वो, कि जिस मुल्क का निजाम ही सूद पे होगा तो वो मदीने की रियासत कैसे बन सकता है सर? कैसे बनेगा वो मदीने की रियासत? मदीने की रियासत में तो सूदी निजाम ही नहीं था सर। देखिए सर, ये एक बात आपको बताऊं, बिल्कुल आपकी बात बजा है। बदकिस्मती से ये एक सियासी बयान है मोस्टली। वो एक अलग बात है कि शायद आप मदीना की रियासत का लफ्ज़ का टर्म ना इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करें। वो उसमें फिर काफ़ी, जैसे आपका एतराज़ है, बिल्कुल आपकी जगह बिल्कुल इस बात सही है, काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। क्योंकि मेरा ख्याल है, एंड अगेन मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहे थे, वो बात कर रहे थे सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस तर्ज की हुकूमत चाहिए। अब जाहिर है उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह 7वीं सदी कि मक्का की जो मदीना की जो रियासत थी वो आप 100% ला सकते हैं। आप आसानी से कह सकते हैं कि जी हम एक इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, लेकिन फिर उसका वो पंच नहीं होता। लेकिन पंच का मसला, पंची लाइन का मसला ये होता है कि वो रिबाउंड भी हो जाती है। और दूसरा सूद की जहाँ तक आप बात की, तो मुझे याद है मैं कोर्ट भी कवर करता था 1999 में। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे चुकी है कि सूद को ख़त्म किया जाए। उस लेवल पे फ़ैसला हो चुका है। फिर मुशर्रफ दौर में दोबारा ये हुआ, लेकिन हुकूमतें टाइम मांगती रहीं। तो मेरे ख़्याल में इवेंचुअली हमको इसका नेमुल बदल देखना होगा। इस्लामिक बैंकिंग बड़ी तेज़ी से इसीलिए उभरी है कि ये सूदी निज़ाम जो है, ज़ाहिर है इस्लाम ने अगर हराम करार दिया है तो किसी वजह से ही दिया है, मगर जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, समहाउ हम जो कर्ज़े लेते हैं उसके ऊपर इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, इस पर एक तवील जो है मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से करें। अगेन लेकिन वही बात आपकी है ना यार, देखो जब तक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी ये बात नहीं मानते, आप उन्हें कैसे मनवाओगे? हाँ, लेकिन ये इजीयर सेड देन डन। अपने बैंक्स के अंदर आप कम से कम इस्लामिक बैंकिंग जो है, जो कि पूरी दुनिया में अब होती है, कम से कम इस्लामी ममालिक में, तो उसको आप परवान चढ़ा सकते हैं। और आप भी अच्छा, लेकिन ये फिर उसके साथ ये भी डिबेट है कि क्या ये सिर्फ नाम की इस्लामिक बैंकिंग है? हाँ, क्या आपने सिर्फ सूद के लफ्ज़ को हटाकर आपने कोई और मुतबादिल लफ्ज़ वहाँ पे अटैच कर दिया है? तो देखिए अगेन हम फंस जाते हैं फॉर्म पे, हम सब्सटेंस को नहीं देखते। हाँ, आपने मतलब इस्लामिक का टैग लगा दिया किसी चीज़ के साथ, ज़रूरी नहीं है कि वो इसका मतलब है कि वो इस्लामिक बन गई है। लेकिन कम से कम वो, क्योंकि
मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे स्कॉलर्स ने वो सर्टिफिकेट दिया होता है तो कम से कम मुद्दा फिर उन पे आ यार, जाता लेकिन है। मुफ्ती तकी उस्मानी को बैंकिंग सिस्टम के बारे में कितना पता है? हाँ, लेकिन अगेन ये सिस्टम उस वक्त चल सकता था व्हेन यू वर द प्री एमिनेंट फोर्स इन द वर्ल्ड, जब आप डिक्टेट कर सकते हो कि यार ये फाइनेंशियल सिस्टम है, हमने बनाया है और हम पूरी दुनिया पे नाफिज कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि मौलाना हजरात से कंसल्ट करने से बेहतर है कि आप किसी प्रॉपर ऐसे इकोनॉमिस्ट पैदा करें जो इस चीज़ को की अमली शक्ल की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज लेबल तो किसी चीज़ पे मैं लगा सकता हूँ, मैं इस पे इस्लामिक फ़ोन का लेबल लगा दूँ, उससे इस्लामिक तो नहीं हो गया ना। अजहर जैदी हैं कराची से। जी अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये अभी जो एक बात हुई है बिजली के हवाले जी जी, तो उसका तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि 30 दिन के अंदर रीडिंग ली जाए। जी जी, लेकिन होता ये है कि वो उसके यूनिट को स्लेब को चेंज करने के लिए 32-33 दिन लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो जो यूनिट एकदम से बढ़ जाते हैं तो वो स्लेब एकदम से चेंज हो जाता है। ये इनका एक टेक्निकल तरीका है KSC वालों का कि ये बजाय ये पूरे महीने को जिस महीने आज रीडिंग ली है तो अगले महीने भी उसी दिन ले, लेकिन ये यूनिट को चेंज करने के लिए ये एक टेक्निकल तरीके से वो स्लेब चेंज करवा। आपने KE में काम किया है? नहीं, ये तो मैं नहीं थोड़ा सा उसको अपने बिलों को चेक करता। सही है, सही है, ठीक है। कम से कम नहीं, बहुत शुक्रिया सर बताने का कि जो है ना ये जो झटका लगता है वो किस वजह से है, क्योंकि हम ये समझते हैं अब तो मैं कुर्सी लेके मीटर के बाहर सामने बैठ जाऊंगा कि यार तेरा ये टाइम था, तुमने इस दिन आना था। गुड पॉइंट। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।